ओम शांति। तो आज विशेष विषय के ऊपर हमारे ललित भाई जी क्लास कराएंगे। साइबर क्राइम। वर्तमान में अपराधों की रूपरेखा भी दिन प्रतिदिन हाईटेक होती जा रही है, जिससे सभी को परिचित होना बड़ा आवश्यक है। वैसे तो ललित भाई जी को सभी जानते होंगे। ललित भाई जी का जीवन संन्यास मार्ग की तरफ बढ़ रहा था। 1993 में आप ज्ञान में आए। 21 वर्ष की आयु में सन्यासी बनने जा रहे थे, और जैसे बाबा का परिचय मिला तो 7 दिन का कोर्स करने के बाद पूरी तरह इनका जीवन परिवर्तन हो गया। और 1993 में ज्ञान में चलने के बाद 97 में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए, और वर्तमान समय पूरे अकाउंट डिपार्टमेंट में आप अपनी सेवाएं देते हैं। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी हैं और अन्य संस्थाओं के ट्रस्टी भी हैं, और नेचुरोपैथी विशेषज्ञ भी हैं। विशेषकर यूथ विंग के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं जगह जगह। स्लम्स एरिया में भी काफ़ी सेवाएं देते हैं। कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं। जो देश के बड़े बड़े सीए होते हैं उनको भी समय पर आप आमंत्रित कर उनका भी ईश्वरीय सेवा से उनको भी लाभान्वित करते रहते हैं। तो बहुत सारा लंबा बायोडाटा है। और विशेषकर एक प्रोग्राम चला था शुभ भावना बैंक। इसमें हमने भी अच्छी तरह से उस समय बहुत सारे भाई बहनों ने भाग लिया था। 2010 में 100 करोड़ मिनट शुभ भावना बैंक प्रोजेक्ट बनाया और इसे इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन किया था। तो 250 करोड़ मिनट से अधिक शुभ भावना के जमा हुए थे उस समय। और इसके अलावा टच द लाइट प्रोजेक्ट चला था। तो विभिन्न शहरों में ट्रेनिंग सब जोन लेवल पर सर्विस की थी। सुशील भाई ठीक है जी ठीक है। तो वर्तमान से अभी हमको ललित भाई जी साइबर क्राइम से बिल्कुल जी, तो साइबर क्राइम से कैसे बचना है इस विषय के लेकर हम सबको मार्गदर्शन देंगे। तो जो भी भाई बहन बाहर हैं सभी जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं ताकि पूरी तरह से इसका लाभ ले सकें। ओम शांति। ओम शांति। आज जिस विषय की चर्चा हम यहाँ सब मिलकर करेंगे, उस विषय के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कोविड के दिन याद आ जाते हैं। जैसे कोविड में क्या सोचते थे कि हमें नहीं हो जाए, मतलब हर एक हो सकता है, हर एक को कोविड हो सकता था, या लगभग हर एक के घर में किसी एकाध को तो कोविड जरूर हुआ ही होगा। उस समय ये पोजीशन थी। वो सिचुएशन आज ये धोखाधड़ी, साइबर क्राइम, फ्रॉड, इसके बारे में हो गई है कि हर एक घर में एकाध कॉल तो ऐसा आया ही होगा कि जिसमें धोखाधड़ी वाला मामला हो। बच गए तो किस्मत, नहीं बचे तो बैंक अकाउंट खाली भी हुए। ऐसे भी हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है, डायरेक्ट वाले सैकड़ों एग्जाम्पल, कि जहां पर बैंक अकाउंट खाली भी हुए। और इतने नवीन तरीके से ये धोखाधड़ी करते हैं। अभी कोविड में तो चलो एक वैक्सीन बन गई थी कि भाई हो गया है तो ये वैक्सीन ले लो, या पहले से ले लो, या हो गया है तो ये दवाएं हैं ले लो तो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ हम आज आपको 10 चीजें बताएंगे कि भाई इन धोखाधड़ियों का ध्यान रखो आप। कल 11वीं चीज आ जाएगी। आज हम 50 बताएंगे, कल 51वीं चीज नहीं आ जाएगी। मतलब इतने शातिर दिमाग वाले, क्रिएटिव माइंड वाले हैं जो हम उसकी कुछ दवा निकाले उसके पहले वो कुछ नया विधि निकाल लेते हैं। यहां भी मैं समझता हूं बैठे होंगे जिनके पास इस प्रकार के कॉल आए होंगे, और
किसी किसी का पैसा भी गया होगा, ऐसा भी हुआ है बॉसों का। अभी जैसे अपना अहमदाबाद में खुशराजी भवन बना हुआ है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए बना है, वहाँ एक भाई सेवा में है, तो उसके पिताजी का फ़ोन आया मुझे दिन में 2 बजे के करीब। कहा ललित भाई उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। मैंने कहा क्यों पकड़ लिया? कि पता नहीं, पुलिस कह रहे हैं कि ये 3-4 लड़के साथ में थे, कुछ छेड़खानी किया है तो पुलिस ने पकड़ लिया है और अब पुलिस उस पर FIR कर रही है और वो बहुत रो रहा है। मैंने कहा आपको कैसे पता रो रहा है? बोले उस पुलिस ने फ़ोन पर सुना है रोने की आवाज़ कि वो रो रहा है। कहा अच्छा, कि मेरा पुलिस का फ़ोन चालू है, ये तो मैं दूसरे एम्प्लॉय के फ़ोन से आपको कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि फ़ोन कट नहीं करना है, नहीं तो इधर FIR करके अंदर डाल देंगे। तो वो कहा है कि भाई अगर 50,000 रुपया देंगे तो हम FIR नहीं करेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो अभी मैं भावताव कर रहा हूँ, वो 20,000 तक वो आए हैं। तो मैंने कहा देने से पहले मैं आपसे बात कर लूँ। मैंने कहा मुझे तो खुशराजी से किसी का फ़ोन नहीं आया कि ऐसी कोई बात हुई है। बोले नहीं, वो अभी अभी हुआ है, वो अभी भी पुलिस में वो रो रहा है, वहीं पकड़ा हुआ है उसको। कहा आप फ़ोन चालू रखो। मैंने खुशराजी फ़ोन किया, बहन जी को कहा बहन जी वो कहाँ है भाई? तो कि वो तो भोजन करके रूम में गया है। मैंने कहा ज़रा बुलाओ उसको। तो उसको बुलाया, मैंने कहा फ़ोन पे बात कराओ। फ़ोन पे बात की, मैंने स्पीकर फ़ोन चालू रखा सामने सामने। कहा भाई कैसे हो? बस ठीक है, मैं भोजन करके विश्राम पे जा रहा हूँ। उसके पिताजी को बोला सुन लिया, ये खुशराजी में ही है, देख लीजिए आप। कि देखो मेरे को तो ये रोने की आवाज़ सुन। मैंने कहा अभी रोने तो किसी का भी रोने का आवाज़ सुनाई देवे, तो आपका बच्चा ही रो रहा है ऐसा तो नहीं है। लेकिन इतना घबरा देते हैं, डर पैदा कर देते हैं कि भाई अपना बच्चा दूर सिटी में है। वो हमारे एक ब्रह्मा कुमार भाई को फ़ोन आया कि आपके बच्चे को हमने गिरफ्तार किया। तो वो हंसने लगा कि भाई अच्छा ठीक है, गिरफ्तार किया है तो आपके पास रखो उसको। तो ऐसे ऐसे मतलब ये केसेस होते हैं कि जिसमें वो डरा देते हैं। अभी हमारे एक सेंटर पर फ़ोन आया कि शाम को 6 से 7 बिजली बंद रहेगी। ये 4 बजे फ़ोन आया कि शाम को 6 से 7 बिजली बंद रहेगी, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। एकदम बहन जी घबरा गए। कहा नहीं भाई साहब, हमारा तो बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम है, हमने टेंट पर इतने लाख खर्च किए, डेकोरेशन, वो माइक साउंड वालों को इतना दिया। मेरे को हिसाब नहीं बताएगी वो, उसको सब हिसाब बता दिया फ़ोन पर कि इतना उसको दिया, इतना हॉल वाले को दिया, इतना दिया, हमारा पब्लिक प्रोग्राम है। नहीं भाई साहब लाइट बंद नहीं करो। नहीं नहीं, हमारा तो मेंटेनेंस का दिन है ना, इसलिए मेंटेनेंस होगा तो लाइट बंद रहेगी। अब देखो घबराते हैं ना तो बुद्धि में निर्णय शक्ति कम हो जाती है। अब रात को कोई मेंटेनेंस कार्य पब्लिक थोड़ी होता है, मेंटेनेंस कार्य तो दिन में होता है। लेकिन अब घबरा गए तो वो सोचने की शक्ति, अरे मेरे प्रोग्राम का क्या होगा, बस वही एक बुद्धि में रहा। और वो इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं कि नहीं अभी बंद रहे। भाई साहब कैसे भी करो, शिव बाबा का प्रोग्राम है, ये है वो है, आप कैसे भी करो। अच्छा ठीक है, हमारे साहब से बात करो। तो बड़े साहब को लाइन ट्रांसफ़र किया। फिर उसने वही कहानी शुरू की, तो कि आप जो हैं ऑनलाइन, अगर आपको ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम है तो हम भी जानते हैं ब्रह्मा कुमारीज को, चलो हम आपको मदद करेंगे। ऐसा करते हैं कि आप एक ऑनलाइन मुझे कंप्लेंट बुक कर दो, ये लिंक है, इस पे जाके आप ऑनलाइन कंप्लेंट बुक करो। अब जैसे ही लिंक पे क्लिक किया और अकाउंट खाली। तो इस प्रकार से ये खेल करते हैं। मतलब कितने तरीके हैं डराने के। आजकल आपने नाम सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, एक नया ही आया है डिजिटल अरेस्ट के नाम से। डिजिटल अरेस्ट में क्या करते हैं, फोन किया कि आपका नाम ये है, हाँ ये नाम है, एड्रेस ये है, हाँ एड्रेस ये, फोन नंबर ये, हाँ फोन नंबर। मतलब आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ मेरे बारे में ही बात हो रही है, कोई अनजान नहीं है पर मेरे को जानते हैं और मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इतना कंफर्म करने के बाद आपके यहाँ से एक पार्सल आया है, मलेशिया जा रहा है वो पार्सल।
वो पार्सल हमने चेक किया है, क्योंकि हमको शंका गई है, हम ईडी ऑफिस से बोल रहे हैं और हमको शंका गई है, हम चेक किया है तो उसमें से कुछ 15-20 सिम कार्ड निकले हैं और ये ड्रग्स निकली है। 2-4 ड्रग्स का नाम भी सुना देते हैं कि उसकी पुड़िया निकली है। तो आप पर तो अभी ये केस बन रहा है और इसमें तो जमानत भी नहीं मिलती है, इसमें तो आपको अंदर ही डालना है। एकदम से वो घबरा जाता है, क्योंकि पहले तो ये मन में विश्वास बिठा दिया कि ये जानकार का ही फोन है किसी का, जिनके पास सारी डिटेल है उनकी, और उसके बाद ये कहना, फिर कहते हैं कि देखो अभी ये पुलिस स्टेशन में है, सारी चीज़ें चल रही है, हम आपको व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप वीडियो कॉल पे आके आपका बयान दर्ज कराइए। वीडियो कॉल करते हैं, सामने पुलिस वाला बैठा है, ड्रेस पुलिस की है, बेज लगाया हुआ है, पीछे गांधी जी का फोटो लगा हुआ है और एकदम पुलिस स्टेशन का ही वीडियो। और फिर कहते हैं कि अभी आप डिजिटल अरेस्ट हो, अभी आप अपने कमरे में जाइए, किसी से भी बात नहीं कर सकते आप, न अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, न फोन बंद कर सकते हैं। जैसे ही आपने फोन बंद किया या किसी को बुलाया तो हम तुरंत यहाँ पे FIR करके आपको नजदीक पुलिस स्टेशन वाले आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तुरंत आके, या आपके बेटे को गिरफ्तार कर लेंगे, आपकी बेटी को गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो और डर जाता है और उसके बाद वो चक्र चालू करते हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट का 7.5 करोड़ रुपया गया डिजिटल अरेस्ट में। एक दिल्ली की महिला, पढ़ी लिखी, बहुत होशियार, 83 लाख रुपीज उसका गया डिजिटल अरेस्ट में। ऐसे तो लाखों रुपया गया है और पढ़े लिखों का गया है जो डिजिटल अरेस्ट होके गया है। तो ये डराने का नया तरीका। और ये अधिकतर कॉल जो आते हैं डराने वाले, वो +92 नंबर से आते हैं, जिनका STD कोड +92 होता है। इंडिया का क्या है STD कोड? +91 है, और ये 92 से आता है। 92 पाकिस्तान का है। तो आप ये नहीं समझना कि कोई पाकिस्तान से बैठ के कॉल कर रहा है, सब इंडिया से ही कॉल हो रहा है। वॉइस ओवर होता है, IP VoIP, उसके द्वारा वो कॉल करते हैं। और अधिकतर कॉल कहाँ से होते हैं? खेतों में से होते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा, UP बॉर्डर, मेवात एरिया, वहाँ के खेतों में, ताकि किस पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो कि किसके एरिया में ये केस आ रहा है। वो आपस में झगड़े कि नहीं ये हमारा केस नहीं, ये तुम्हारा केस है, ये हमारा केस नहीं, तुम्हारा केस। खेतों में बैठ के जाके ये कॉल करते हैं और पूरा गांव लगा हुआ है। जैसे आपके हॉस्पिटल में ये हड्डियों का डॉक्टर है, ये आंखों का डॉक्टर है, ये हार्ट का डॉक्टर है, ये इसका डॉक्टर है, ऐसे ये साइबर क्राइम में पूरा गांव है। राजस्थान पुलिस ने रेड डाली थी। क्यों रेड डाली? जब ये लोकसभा चुनाव थे तो मुख्यमंत्री जी सब जगह गए थे प्रचार प्रसार करने, अलग अलग स्टेट में। तो सभी मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, सभी ने यही कहा, चाहे वहां के पॉलिटिशियन थे, चाहे अपोजिशन वाले थे, चाहे पुलिस थे, कि सर आपके वहां थोड़ा आप चेक कराओ। वो मेवात एरिया से 85% फ्रॉड वहां से हो रहे थे। 85% फ्रॉड, कि इतने फ्रॉड वहां से हो रहे हैं कि प्लीज आप कुछ चेक कराओ। वहां जहां गए, पश्चिम बंगाल में गए तो वहां, महाराष्ट्र में गए तो वहां, कर्नाटक में गए तो सब उसको यही सुना। उन्होंने आते ही टीम बनाया, आते ही टीम बनाई, टीम बनाते ही रेड डाली। उसका वीडियो भी आया, पूरा नेशनल चैनल्स में उसके वीडियो चले। तो उसको कहा कि अच्छा तुमने ये फ्राइड, नहीं सर इसका एक्सपर्टाइज वो वाला है, नाम से कहते थे, इसका एक्सपर्टाइज वो है, मैं इस प्रकार के फ्रॉड करता हूं, मैं इस प्रकार के फ्रॉड करता हूं। एक एक ने एक्सपर्टाइज की हुई है उसमें, मतलब इतने फ्रॉड हो रहे हैं। एक सरल, हमारी बहन को फोन आया, टीचर बहन जो अपनी समर्पित बहन है सेंटर पर, उसको फोन आया, बेटा आप राधा बोल रही हो? ये नाम तो दूसरा ले रहा हूं अभी, बेटा करके। तो बोली कौन है ये अननोन नंबर से? कि हाँ बताइए। बेटा वो आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपके पिताजी का फास्ट फ्रेंड हूँ और हम बचपन से ही साथ में रहे थे। मुझे तो अभी पता चला कि आप इस प्रकार से जीवन आपने ये बना लिया है। अच्छा, तो ऐसा है कि आपके पिताजी को मुझे 8,000 रुपया देना बाकी है, तो आप जो है आपका मुझे फ़ोन पे नंबर दे दीजिए या गूगल पे नंबर दे दीजिए, तो मैं 8,000 ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो वो सोची कि अभी
इतना पिताजी का बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जरूर पिताजी के फ्रेंड होंगे। तो उन्होंने नंबर दिया फ़ोन पे, नंबर की ये है। तो उनको 1 ही मिनट में मैसेज आ गया, और मैसेज में आया कि 18,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ। जैसे ही वो मैसेज आया तुरंत उसका फ़ोन आया, बेटा वो क्या था कि मैंने ट्रांसफ़र कर रहा था ना, तो 8,000 की जगह 18,000 ट्रांसफ़र हो गया भूल से। और बेटा मुझे तो अभी हॉस्पिटल जाना है, मैं जा ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ, वो मुझे ज़रा 10,000 वापस ट्रांसफ़र कर दो, मेरा तो हॉस्पिटल में पेमेंट करना है। और भूल से 18 आपको ट्रांसफ़र हो गया, मेरे तो बैलेंस भी नहीं रहा और आपको ट्रांसफ़र हो गया। अब वो बहन सोच रही वास्तव में SMS भी आ गया है 18,000 का, तो सचमुच 18,000 ट्रांसफ़र हो गया है। वो उसको 10,000 ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद दोपहर में पिताजी को फ़ोन करती है कि वो आपके फ्रेंड ने 8,000 रुपये ट्रांसफ़र किया। कि कौन से फ्रेंड ने? कि फलाना भाई। कि मेरा तो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है। तो कि नहीं, उसने नाम भी लिया, ट्रांसफ़र किया है। कि नहीं नहीं, अपना अकाउंट देखो पैसा आया कि नहीं आया है। तो अकाउंट देखा तो आया कुछ नहीं, गया 10,000 रुपया। कैसे हुआ? क्योंकि वो SMS जो था वो खाली वो जैसे बैंक वाला भेजता है उसी भाषा में बना के पूरा SMS भेज दिया। भेजने वाला नंबर नहीं देखा उसने, ये किसने भेजा है। बाकी SMS देख लिया कि हाँ वो का वो जैसे बैंक का आता है वैसा ही SMS आ गया, 10,000 उसके खाते से चला गया। तो इस प्रकार से इतने आते हैं। आजकल जो एक और जो सबसे ज्यादा आने लग गए हैं डराने वाले, कि आपके सिम कार्ड की वो KYC बाकी है, आप तुरंत KYC करो नहीं तो फोन बंद हो जाएगा। अब आप भी सोच, KYC नाम सबने सुन लिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानते कि ये KYC होता क्या है, खाली KYC सुना हुआ है। तो KYC, अरे हाँ कहीं KYC बाकी, मेरा फोन बंद नहीं हो जावे। तो तुरंत अच्छा क्या करना है, अच्छा इसमें ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो गाइड करते जाते हैं, वो बैंक करते जाते हैं और अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये एक KYC, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस नाम से जो है वो डराने धमकाने लगते हैं, उस प्रकार से करते हैं। फिर लोभ वाले किस्से आते हैं, जैसे डराने वाले आते ऐसे ही लोभ वाले आते हैं। हमारी एक बहन को पंजाब साइड के बहन जी थे, मेरे को फ़ोन किया, भाई साहब आप मुझे गाइड करो क्या करना है। मैंने कहा क्या हुआ? तो कि मुझे एयरपोर्ट से फ़ोन आया है कि मेरा एक स्टूडेंट जो अमेरिका में रहता है, मेरा एक भाई अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने मेरे बर्थडे पर एक पार्सल भेजा है। तो वो पार्सल, मैंने कहा क्या है पार्सल में? तो कि वो पार्सल में जो है कुछ ज्वेलरी है गोल्ड की, कुछ डायमंड ज्वेलरी है, तो 50-60 लाख रुपए का टोटल होता है। तो क्या हुआ कि कस्टम वालों ने उसको खोल लिया चेक करने के लिए। अब खोल लिया तो उन्होंने ज्वेलरी देख ली है, तो वो कह रहे हैं कि इस पर कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी और केस बनेगा कि आप ऐसे कैसे लेके आ गए। तो अभी भाई साहब मैं क्या करूं? मैंने कहा आपका कौन स्टूडेंट रहता है वहाँ? तो नहीं, कि मैंने अभी उस 4 लाख रुपए तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन वो अभी और मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा आपका कौन सा स्टूडेंट रहता है अमेरिका में? कि नहीं स्टूडेंट तो नहीं रहता है कोई, पर वो कह रहे थे कि आपकी बर्थडे पर किसी ने भेजा है। मैंने कहा मतलब आपको ये भी नहीं पता है कि किसने भेजा है? कि नहीं हाँ वो बर्थडे पर भेजा, तो मैंने सोचा बर्थडे पर भेजा होगा। उन्होंने वो ज्वेलरी का फोटो भी भेजा मुझे। मैंने कहा ज्वेलरी का फोटो तो कोई भी भेज सकता है आपको। मैंने कहा जो कॉल आया है वहां पे आप फोन करके देखो कि वो पुलिस वाले का है कि क्या है, या मुझे नंबर दो कि वेरीफाई करें। तो अभी कॉल बंद आ रहा है, कॉल भी बंद आ रहा है। मतलब वो उस चक्कर में ले लिया कि आपका ये आया हुआ है 60 लाख का ज्वेलरी, छुड़ाना है तो आप इतना दे दो, नहीं तो ये आपका केस भी बन जाएगा और सब ज्वेलरी चला जाएगा। वो लोभ में आ गए, दे दिया। हमारे 500 से ज्यादा सेंटर पर एक गिरोह फोन कर रहा है पिछले 6 महीने से। 500 से ज्यादा सेंटर पर अब तक हो चुका है फोन। मैं कर्नल सतीश बोल रहा हूं और मैं BSF से बोल रहा हूं, और हमारे 45 जवानों का कैंप यहाँ आपके जो ITI कॉलेज है उसमें लगा हुआ है, और उसमें आपको ये योग का कोर्स कराने आपको हम बुलाना चाहते हैं।
अब जब कोई और उस व्हाट्सएप में अपना फोटो, सतीश का आईडी कार्ड, आर्मी वाला फोटो वो भेज रहे हैं आईडी कार्ड। अब बहन तो विश्वास कर ही लेगी ना कि भाई अपने योग का कोर्स तो कराते ही हैं और ये आर्मी वाले हैं, फोटो भेज रहे हैं, कार्ड भेज रहे हैं। तो अच्छा क्या करना है, तो कि आप ऐसा करिए अपना आधार कार्ड भेजिए तो मैं आपका गेट पास बना लूं ताकि आपकी कार को अंदर आने से नहीं रोके। बहन जी आधार कार्ड भी भेज देती है। उसके बाद बोलते देखो आप आएंगे तो हम तो आपको ऐसे तो नहीं भेजेंगे, हम आपको सहयोग तो रकम तो जरूर देंगे, हम धन का सहयोग देंगे, तो आप अपना फ़ोन पे या गूगल पे दीजिए तो हम उसमें एक टोकन रकम ट्रांसफ़र करके चेक कर लेंगे, फिर आप आएंगे तब बाकी का ट्रांसफ़र करेंगे। तो बहन कहती है कि मेरे पास तो गूगल पे फ़ोन पे हमारी संस्था में यूज नहीं होता है, इसलिए नहीं है। तो अच्छा ठीक है, नहीं है, आप ऐसा करिए आपके कोई क्लास में आने वाले भाई बहन को उनका गूगल पे फ़ोन पे दे दीजिए तो हम उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं। अब बहन जी किसी भाई को बोलती है कि भैया ये एक फ़ोन आया है, आप अपना गूगल पे नंबर दो, वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है। अब वो भाई क्या सोचेगा कि बहन जी ने बोला है, बहन जी ने बोला है मतलब बहन जी का परिचित है आर्मी वाला और कैंप कर रहा है। तो वो जैसा वो व्यक्ति बोलता जाता है वो स्टूडेंट उसी प्रकार से उसमें करता जाता है और उसमें उसका पैसा खाली हो जाता है। 40,000 रुपया गया है एक लेटेस्ट में एक जगह से। अब वो इंचार्ज ने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब वो 40,000 चला गया। मैंने कहा बहन जी मैं 6 मास से टेलीग्राम में, मधुबन रोजरी में, मेरे यूट्यूब क्लासेस में मैं समझा रहा हूं कि ये सतीश फ्रॉड है, ये कोई व्यक्ति है ही नहीं है, ये तो दूसरा गिरोह है जो ये सब कर रहा है। इतनी बार समझा दिया फिर भी आप चक्कर में कैसे आ गए कि हाँ वो मुझे ध्यान में नहीं रहा, मैंने सोचा नज़दीक है तो जाके कोर्स करा लेंगे। मैंने कहा ठीक है अभी जाओ आप और पुलिस में कंप्लेंट करो कि नहीं वो माता के अकाउंट से गया। माता कह रही मैं तो पुलिस में नहीं जाऊंगी, मैंने तो आपके कहने से कहा आप 40,000 मुझे दो, मैं पुलिस में नहीं जाऊंगी। अब वो पैसा मिले भी तो कैसे, वो कंप्लेंट ही नहीं करने को तैयार नहीं है। तो देखो कैसी फसावट होती है लोभ के कारण। एक बहन बैंक से 10,000 रुपया लेके निकली, निकल के पर्स रखा स्कूटी पे और स्टार्ट करने जा रही थी। एक भाई आया, बहन जी वो आपका 100 रुपये का नोट नीचे गिर गया। बहन जी ने नीचे देखा 100 का नोट पड़ा था। अब उसको पता है कि मेरा नहीं है, फिर भी उठाने गई, वो 10,000 का पर्स गायब हो गया। फ्रॉड के इतने तरीके हैं। एक भाई हमारा, ये मैं आपको इसमें से काफी घटनाएं जो हैं वो मैं सच मेरे डायरेक्ट कनेक्शन में हुई है वही बता रहा हूं। एक सेंटर पर एक बुजुर्ग भाई रहते हैं समर्पित, उनका फ्लैट खाली पड़ा है तो उन्होंने न्यूज़पेपर में एड दिया है कि किराए पर देना है। फोन आया उनको कि भाई साहब आपको फ्लैट, मैं आर्मी से बोल रहा हूं सो एंड सो, और मेरा ट्रांसफर आपके इस शहर में हुआ है, 15 दिन बाद मैं आने वाला हूं, मुझे मकान चाहिए किराए का। तो हाँ हाँ मेरा मकान खाली पड़ा है। तो अच्छा कितने रूम है? इतने रूम है। कौन से फ्लोर पे? 3rd फ्लोर पे। लिफ्ट है? नहीं लिफ्ट नहीं। अच्छा जरूरत नहीं, मैं तो आर्मी का हूं, मुझे लिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। बस ठीक है कि आपका किराया कितना है? तो इतना 1000 किराया है। डिपॉजिट इतना डिपॉजिट है। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूं, अभी मैं आप किसी को देना नहीं, मैं अभी बुक कर लेता हूं और आपको डिपॉजिट और एडवांस किराया भी दे देता हूं, आप किसी को देना नहीं। अब ये कितनी सिंपल बात हुई है। सभी यही सोचते भाई किराए का मकान देना है, आर्मी वाला आ रहा है तो देना ही है। फिर उसको बातों में लेके उसका 4.25 लाख रुपया खाली कराया उसका। 4.25 लाख उसका गया। जब पैसा खत्म हो गया फिर बंद हो गया, फोन भी और सब कुछ बंद हो गया, ये सब हो गया। तो इस प्रकार से ये लोभ के द्वारा जो है, अभी आपको बताऊं और एक नया तरीका आया। अभी 8 दिन पहले की बात, एक बहन को पुरानी कोई चीज बेचनी थी अपनी, जैसे कोई खरीदी काम में नहीं आ रही थी, टीवी है, फ्रिज है, एसी, कूलर, पंखा कुछ भी है, बेचना है। तो OLX एक वेबसाइट है, वो OLX वेबसाइट पे पुरानी चीजें सब लोग बेचने के लिए उस पे रखते हैं, वाहन भी रखते हैं, चीजें भी रखते हैं। तो उसने अपनी एक चीज बेचनी थी
तो उस पर OLX पर रखी, 5 मिनट में फोन आ गया। जैसे ही OLX पर रखी और 5 ही मिनट में फोन आ गया कि आपको ये चीज बेचनी है। तो हाँ बेचनी है, तो ठीक है, आप मैंने फोटो देख लिया, आप उसका एक बार वीडियो बता दो मुझे। वो बहन उसको वीडियो बता रही है चारों तरफ से। हाँ ठीक है, मुझे पसंद है, कितना रुपया? इतना रुपया। कोई भाव था नहीं, इतना रुपया। अच्छा ठीक है, दीजिए आप अपना फोन पे नंबर दीजिए, मैं ट्रांसफर करता हूं। ट्रांसफर किया तो कि भाई मैं पहले 100 रुपया ट्रांसफर करके चेक करता हूं। तो 100 ट्रांसफर किया तो उस बहन का ही पैसा कट गया। बोले ये तो मेरा पैसा कट गया। अच्छा, भूल से आपने ये बटन दबाया। ऐसा नहीं, ऐसा करो, मैं दूसरी लिंक भेजता हूं। ऐसे करके 36,000 रुपया उससे खाली करा लिया, पुरानी चीज बेचने के चक्कर में। तो दूसरा, व्हाट्सएप में कई बहनों भाइयों के साथ ये जो फ्रॉड हुआ है, उसमें व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं। अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है, ध्यान नहीं रहता है और उठा लेते हैं अचानक से। वो उठाने वाला बटन दब जाता है, ग्रीन वाला, तो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। अब जिस भी पोजीशन में हो, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड का वीडियो, जब तक बंद करो तब तक 2-5 सेकंड तो हो ही जाता है, 10 सेकंड वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते। फिर उसको वो थोड़ा AI के द्वारा आगे पीछे करते हैं, अश्लील फोटो लगा देते हैं उसमें, पूरा वीडियो अश्लील बना देते और फिर ब्लैकमेल चालू कर देते कि आप ये करो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो हम वायरल कर देंगे, ये कर देंगे। हमारी एक समर्पित बहन जी को भी किया था उसने इसी प्रकार से। 6 लाख रुपए मांगे कि 6 लाख दो, नहीं तो ये करेंगे। आखिर वो बहुत परेशान हो गए। फिर मुझे उनके सब जोन इंचार्ज के द्वारा मुझे फ़ोन किया कि ललित भाई ऐसी बात है, और उस बहन को बहुत पढ़ी लिखी बहन, तो अब उसको ये परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके हेड ऑफिस में भेज देंगे, सोशल मीडिया में डाल देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा उसको बोलो कि तू डाल दे, और उसको बोलो हम पुलिस में जा रहे हैं। और उसने दोस्ती कैसे की कि मैं फॉरेन में रहता हूँ, इंग्लिश में बोल के, और मुझे कोर्स करना है, आप मेडिटेशन सीखना है, आप मेडिटेशन सिखाओ। तो बहन ने फ़ोन पर उसको ऑनलाइन मेडिटेशन सिखाया। ऐसे करके उसने जो है पहचान बनाई मेडिटेशन के द्वारा, और अचानक एक दिन वीडियो कॉल चालू कर दिया और वो फोटो ले लिया। आखिर हमने पुलिस में सामने से ही कंप्लेंट करा ली, वो बात वहीं पूरी हो गई। लेकिन कई लोग उसी चक्कर में जो है वो पैसा दे देते हैं, तो वो भी कई कुछ होता है। उसके बाद गूगल हेल्पलाइन, ये फ्रॉड का बहुत बड़ा तरीका बन गया है। जैसे आपके पास वॉशिंग मशीन पड़ी है, अभी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, चल नहीं रही है, आप क्या करेंगे? कंपनी वाले को फोन करेंगे, कंपनी का नंबर नहीं है, ऊपर लिखा है ये सोनी ब्रांड की है। अच्छा चलो भाई, गूगल किया सोनी वॉशिंग मशीन हेल्पलाइन, गूगल में डाला। आजकल सब चीज गूगल में डालते हैं। हमारी जो बहनें माताएं नहीं होती है, वो भी बोलकर भी डालने लग गई आजकल। वो बोलने का वो बटन, स्पीकर बटन दबा के उसमें पूछ लेती है। तो हेल्पलाइन नंबर आ गया, तुरंत फोन किया, ठीक है आप ऐसा करिए, ऑनलाइन कंप्लेंट बुक कर दीजिए, ये मैं लिंक भेज रहा हूं, इसके द्वारा आप ऑनलाइन कंप्लेंट बुक करो, ये करो, और इतना आप ये करके अकाउंट खाली। गूगल पर जो हेल्पलाइन नंबर्स आते हैं 90% फ्रॉड है। 90% फ्रॉड नंबर आते हैं गूगल पर, हेल्पलाइन नंबर। और लोग, आप खुश हैं, पैसे वाले हैं तभी आपको लूटते हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत दुखी हैं तब भी आपको लूटते हैं। एक बहन अकेली रहती थी सिटी में, उसका पिताजी और वो रहते थे हॉस्पिटल में, पिताजी को एडमिट किया था, डेथ हो गई। अकेली बेचारी, परिवार वाले कोई नहीं। अंतिम संस्कार, बड़ी बड़ी सिटी में आपको पता हो, अंतिम संस्कार के लिए एजेंसियां होती है आजकल। हर काम के लिए जैसे एजेंसी होती है ना, तो अंतिम संस्कार के लिए भी एजेंसी होती है। आप केवल उनको फोन कर दो, एड्रेस दे दो, तो वो शमशान बुकिंग कर लेंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर लेंगे, लकड़ी की व्यवस्था कर लेंगे, पंडित की व्यवस्था कर लेंगे। वो विधि विधान जो करना है वो सारा पैकेज देते हैं कि इतने हजार में ये सारा पैकेज है, तो उस प्रकार से सारा कर लेंगे। तो वो बहन ने तुरंत वो गूगल किया कि भाई अंतिम संस्कार वाली एजेंसी, नंबर आया, फोन किया कि रोते रोते
में हॉस्पिटल में मेरे पिताजी ने ऐसे शरीर छोड़ दिया, ये हो गया, मेरे को ये कर। हाँ, आप क्यों बहन चिंता करती हो? ठीक है, पिताजी चले गए हैं, दुख तो होता है, लेकिन हम आपको पूरी मदद करेंगे। आपको जो चाहिए वो सब कुछ हम करके देंगे। पंडित भी सवेरे 8 बजे आपके यहाँ आ जाएगा, और एम्बुलेंस भी आ जाएगी, ये भी हो जाएगा, शववाहिनी आ जाएगी, और शमशान का भी बुकिंग। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो अभी। आप बस, आप तो खाली जिनको फ़ोन करना है कर दो, और बुकिंग के लिए आप ये ट्रांसफ़र कर लो। उससे 25-30 हज़ार ट्रांसफ़र करवा लिए, न तो कोई सवेरे आया न कुछ आया, फ़ोन बंद। मतलब ऐसी स्थिति में भी धोखाधड़ी से लोग छोड़ते नहीं हैं, कर लेते हैं। फिर हम दया भी बहुत करते हैं, दयालु तो हमारा स्वभाव है। एक हस्बैंड वाइफ एक होटल पर चाय पी रहे थे, बैठे थे बाहर, वो चाय बिस्किट खा रहे थे। एक युगल और छोटा बच्चा गोद में लिए हुए, पुराने कपड़े और बाल बिखरे हुए, और गुजरे। साहब, बच्चा सवेरे से भूखा है, 2 बिस्किट दे दो, बहुत भूखा है बच्चा। भाई बेचारे दया आ गई, बच्चा भूखा है और शक्ल भी ऐसी दिख रही थी, इनके पास कुछ है नहीं है, तो 2 बिस्किट दे दिए। 2 बिस्किट खिला के, भगवान आपका बहुत भला करे, हम तो गांव से आ रहे थे शहर में, सारा सामान चोरी हो गया, मोबाइल भी चोरी हो गया, अब हम क्या करें? हमको पिताजी को फ़ोन करना है कि हमारा ये हो गया है, फिर भी अभी क्या करें? आप बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे 1 मिनट के लिए फ़ोन दो, तो मैं पिताजी को खाली समाचार दे दूं कि ऐसा हुआ है, तो पिताजी कुछ व्यवस्था करेंगे। अब दया आ रही थी उनको भी कि भाई ऐसा हालत है, तो फ़ोन दिया, उसने बात किया, पिताजी हाँ हम ट्रेन में आ रहे थे, सारा चोरी हो गया, मोबाइल भी चोरी हो गया, ये तो बड़े दयालु भाई साहब हैं जो इन्होंने भगवान जैसे इन्होंने फ़ोन से बात करवा दी। हाँ, नहीं 11:30 बजे, 11:30 बजे हम पहुँचे थे, और उतरे और चोरी हो गया सब। अच्छा, फिर फ़ोन दिया, भाई साहब धन्यवाद आपका, बहुत बहुत भला हो, करके गए। 2 मिनट बाद उसको मैसेज आने शुरू हो गए, 30,000 कट गया, 50,000 बैलेंस कम, 60,000 बैलेंस। उसने सोचा अरे मैंने तो अभी चाय पी रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये पैसे कैसे कट रहे हैं मेरे मोबाइल में, अकाउंट में से? फटाफट उसने मैसेज देखा, एसएमएस देखा, तो एसएमएस में एक ओटीपी आया हुआ था 1130, ओटीपी नंबर था 1130। उसने फोन पर क्या बोला, 11:30 बजे हमारा वो कट गया, वो 11:30 बजे में ओटीपी दे दिया उसने। वो फोन हैक और पैसा खाली, बैंक अकाउंट खाली। ऐसे कितने ही किस्से हैं कि जिसमें चोरियां, ये धोखाधड़ी हो रही है। पर अब हम करें क्या? कुछ तो करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। वो क्या? क्योंकि ये तो मैं आपको 50 और सुना दूं, कल 51वीं और नहीं आ जाएगी, तो उसको तो कोई अंत ही नहीं है कि कितने वायरस बन रहे हैं, ये उसका कोई अंत नहीं है। अभी हमको वैक्सीन ही जो है कोई अंत नहीं। वो क्या करते हैं, हमारा हमको मजबूर करके हमारे बैंक अकाउंट से पैसा ले लेते हैं, हमारे बैंक अकाउंट का कंट्रोल उनके हाथ में लेके वो डायरेक्ट पैसा निकाल लेते हैं। हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नंबर और सीवीवी नंबर जानकर उसमें से वो पैसा निकाल लेते हैं। हमारे एटीएम कार्ड का नंबर लेके उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। मतलब ये कई तरीके हैं जिसके द्वारा ये होता है। अब हम बचे कैसे इससे, वो मेन चीज है। ये हमको याद रखना है कि बचे कैसे, क्योंकि तरीके कई है जो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन बचे कैसे वो याद रखेंगे तो हम सचमुच में बच सकते हैं। और इसमें बाबा की शिक्षाएं बहुत काम करती है। भगवान ने जो हमें कुछ ऐसी बेसिक बातें बताई है, उन बेसिक बातों को हम अगर पकड़ के रखेंगे तो ये धोखाधड़ी से बचने की पूरी पूरी संभावना है। क्या है? पहली बात है, लोभ में नहीं आना है। लोभ एक विकार है और लोभ में नहीं आना है। कौन सा लोभ? आपको लॉटरी लग गई है, आपका फ्री गिफ्ट आया है, आपका पार्सल आया है, आपको हम फ्री में दे रहे हैं, कंसेशन में दे रहे हैं, ये लोभ की बातें आएगी, बहुत लोभ की बातें आएगी। लेकिन एक पक्का सिद्धांत आप याद रखें कि आज के समय में
100 रुपया भी कोई किसी को फ्री नहीं देता है। 100 रुपया भी कोई फ्री नहीं देता है। इस सिद्धांत को याद रखें। वो बहन 100 रुपया लेने गई तो 10,000 का पर्स खो दिया। तो 100 रुपया भी कोई फ्री नहीं देता है, तो 1,000 लाख। मेरे पास तो हर वीक में करोड़ों का ऑफर आता है, हर वीक 100 करोड़ 200 करोड़ कि भाई साहब ये इतना, भाई साहब इतनी धीरे से बात करते, भाई साहब वो देना चाहते हैं ये 100 करोड़ 200 करोड़, ये सब रिट्रीट सेंटर का प्लान कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, सब उतने में। तो बड़ा मुश्किल से समझाना पड़ता है कि बहन जी ये फ्रॉड है। और इतना मुझे ध्यान रख के, क्योंकि बहन जी को हार्ट अटैक नहीं आ जाए मना करते हुए, वो ध्यान रखना पड़ता है कि 100 करोड़ के लिए मना करूंगा तो बहन जी को कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाए। तो इतना उनको समझा समझा के करना पड़ता है, फिर भी नहीं मानते हैं। नहीं भाई साहब एक बार तो बात कर लो, इतना ही पेपर भेजना। तो फिर मैं ये समझाता हूं, अच्छा बहन जी, सबसे पहले जैसे ही वो मुझे कहती है ना, भाई साहब अपने पास वो 35 AC वाला सर्टिफिकेट है क्या, मैं समझ जाता हूं कि ये चक्कर चालू हो गया है। मैं कहता हूं बहन जी आपके पास कोई बैठा है, हाँ 100 करोड़ से ज्यादा ही दे रहा है, आपको कैसे पता? मेरे को पता है सबके, वो 100 से ज्यादा ही दे रहा है। हाँ भाई साहब वो 300 करोड़ की बात कर रहा है, उसको टोली दो और विदा करो। हाँ क्या कह रहे, टोली दो 300 करोड़ दे रहा? मैंने कहा मैं कह रहा हूं आप टोली दे के विदा। भाई साहब एक बार तो बात कर लो, आप 300 को मैं मधुबन दे दूंगी पैसा सारा, पर आप एक बार तो। इतना बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानती है, तो मैं इतना ही कहता हूं, अच्छा आप उसको ये बोलो कि 1 लाख रुपया का चेक दे देवे, केवल 1 लाख। 300 करोड़ के सामने 1 लाख क्या है, चना ममरा जितना ही है। इनका 1 लाख का चेक ले लो आप, फिर मैं सब पेपर दे दूंगा, जो चाहिएगा सब दे दूंगा। उनको बोलो कि 1 लाख का खाली टेस्ट के लिए ट्रांसफर कर देवे, ये चेक दे देवे 1 लाख, फिर मैं सब दे दूंगा। जैसे ही वो बहन जी बोलती है कि भाई साहब आप ऐसा करो, आपके लिए 1 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, आप 1 लाख का चेक दे दो, फिर हमारे भाई साहब सारे पेपर आपको दे देंगे। वो कहता अच्छा बहन जी है, मैं आता हूं, फिर लेके आता। वो गया सो गया, उसके बाद वो कभी नहीं आता है। तो ऐसे जो है ना लोभ वाले, इंडिविजुअल लेवल पर भी, इंस्टीट्यूशन लेवल पर भी, हर जगह जो है वो बहुत प्रकार से, तो हमको लोभ करना ही नहीं है। ये याद रखे कि कोई चीज हमको फ्री मिलने वाली नहीं है, तो लोभ नहीं, भगवान के अलावा कोई फ्री नहीं देता है, तो लोभ हमको नहीं करना है, पहली बात। दूसरा एक विकार है डर, हमको डरना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं डरना है। चाहे वो कहे कि सिम कार्ड कैंसिल हो जाएगा, आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा, बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे, बच्चे को गिरफ्तार कर लेंगे, फलाना ठीकना, हाँ भाई तू कर ले जो करना है। और वो इतना जल्दी जल्दी बोलेंगे, ये इसकी निशानी है, वो आपको जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इसका मतलब ही आप समझ लेना कि इसमें कोई न कोई धोखाधड़ी है। इतना वो जल्दी जल्दी बोल के डराएंगे पूरा, तो किसी आपने गलत काम किया ही नहीं है, फिर क्यों डरने का? तो ये एक मन में बहुत पक्का रखना पड़ेगा कि मुझे किसी भी हालत में डरना नहीं है, किसी भी हालत। क्योंकि जैसे ही डरेंगे हमारी निर्णय शक्ति कमजोर हो जाएगी और हम उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा हम करने लग जाएंगे। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि हमको डरना नहीं है। उसके बाद दया नहीं करनी है अनजान व्यक्ति पर। जैसे उस व्यक्ति ने दया की तो उसके अकाउंट से चला गया, तो करुणा और रहम जो है वो बाबा दूसरे सेंस में कहता है, लेकिन इस प्रकार की दया हमको नहीं करनी है अनजान व्यक्ति पर। और अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन, संदेश व्यवहार हो सके तब तक नहीं करना है। कोविड में क्या करते थे हम, किसी से मिलते थे क्या? अपने परिचित से नजदीक भी नहीं जाते थे। अनजान की तो बात छोड़ो, परिचित के नजदीक भी नहीं जाते थे, यह हालत हो गई थी। अभी भी साइबर क्राइम का इतना फैल चुका है कि कब कौन किस लपेटे में आ जाएगा पता नहीं है। इसलिए अनजान व्यक्ति से हो सके तब तक तो संदेश व्यवहार ही नहीं करना है। मेरे मोबाइल में वो सेटिंग है कि कोई भी फोन करेगा, वो अगर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है वो नंबर, तो वो ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक, रिंग भी नहीं बजेगी, वो ब्लॉक ही आएगा, नंबर आता ही नहीं है। फिर मैं ट्रू कॉलर में जाऊंगा,
आराम से जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देखूंगा ये किसका है, क्या है, किसी सेंटर का नाम से है, क्या है, उसके बाद मैं सामने से फ़ोन करूंगा। स्पैम होगा तो छोड़ दूंगा। मेरे अंदर सेव नहीं है तो वो ऑटोमेटिक ही सिस्टम ही ऐसा कर दिया, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है वो नंबर ही। जैसे आप मुझे कॉल कर रहे हैं लेकिन आपका नंबर मैंने सेव किया हुआ नहीं है तो आपकी रिंग ही नहीं बजेगी, वो ब्लॉक ही रहेगा मेरे इसमें, ऐसा। तो ये अननोन व्यक्ति से चाहे फोन कॉल आए, चाहे एसएमएस आए, चाहे व्हाट्सएप मैसेज आए, चाहे ईमेल आए, कोई भी कम्युनिकेशन आवे, आपको बहुत अतिरिक्त सावधान होके ही वो कारोबार करना है, नहीं तो छोड़ देना है। और इनकेस जान पहचान वालों से भी आएगा। मुझे अभी पिछले 10-15 दिनों में टेलीग्राम की हमारी जो सेंटरों वाली बहनें हैं उनके मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज क्लिक द बिलो लिंक टू गेट यूर फोटोज, कि आपका फोटो प्राप्त करने के लिए नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करो। अब क्या होता है, जैसे हम कहीं प्रोग्राम में गए, उद्घाटन है या भट्टी है, कुछ प्रोग्राम में गए, तो अब उस बहन के पास हमारे फोटो हो सकते हैं प्रोग्राम के, तो नॉर्मली जब ये लिंक आती है तो मन में क्या सोचते हैं, अच्छा उनके पास कोई फोटो पड़े होंगे तो इस लिंक में उन्होंने फोटो भेजे, हम क्लिक कर देते हैं। अब जिस बहन का मैसेज आया, मैंने सोचा मेरा तो कोई फोटो इस बहन के पास हो नहीं सकता। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा बहन जी आपने मुझे ये टेलीग्राम मैसेज भेजा है कि फोटो लेने के लिए लिंक क्लिक करो, तो कौन से फोटो? कि मैंने तो कोई मैसेज नहीं भेजा आपको। मैंने कहा देखो, बोले मैंने कहा आपका टेलीग्राम देखो मैसेज सेंड में, तो सेंड में देखा तो कोई मैसेज नहीं। मैंने अपना स्क्रीनशॉट भेजा मोबाइल का, मैंने कहा ये देखो आपके मोबाइल से आया है। नहीं भाई साहब मैंने कोई नहीं भेजा। फिर उसको याद है, हाँ भाई साहब सवेरे ऐसा हुआ था कि मुझे भी ऐसी एक लिंक आई थी पहचान वालों से, तो मैंने क्लिक किया था उसको, देखूं क्या है इसमें। तो अब जैसे ही उसने लिंक क्लिक किया, वो उसने उसका फोन हैक कर लिया और उसके फोन में जितनों के नंबर सेव हैं सबको वो मैसेज भेज रहा है और उसके वहां डिलीट कर रहा है। तो मिलने वाले के यहां मैसेज दिख रहा है, उसके फोन में डिलीट है, कुछ नहीं दिख रहा है और फोन हैक करता जा रहा है। तो हमने बहनों को बकायदा लेटर लिख के सब बहनों को गाइड किया कि ऐसी कोई भी लिंक आवे आप उसको प्लीज नहीं करना। तो पहचान वाले से आवे तो भी कंफर्म करने का। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल हो गया है कि आपको फोन आएगा और ललित भाई की आवाज सुनाई देगी कि भाई जी मैं यहां फंस गया हूं, जरा इतना जल्दी से ट्रांसफर करो। किसी दूसरे नंबर, जो आपके पास ललित भाई का सेव नंबर है उससे नहीं, दूसरे नंबर से कि मेरा फोन गुम हो गया है, मैं फंस गया हूं और प्लीज मुझे 10,000 अर्जेंट ट्रांसफर करो। आप सोचेंगे अरे ललित भाई का फोन है तो मैं कर देता हूं, फंस गए हैं तो आप ट्रांसफर कर देते। क्या करना है, आपके पास जो ललित भाई का नंबर सेव किया हुआ है आप वो फोन कट करो और उस नंबर पर आप फोन करो, ललित भाई के नंबर। तब आपको पता लगेगा कि ललित भाई तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हुआ उनको। हमारे आनंद दादाजी को आप जानते हैं, जो अपने पहले ऑडिटर थे दादाजी, अभी 3-4 साल हुआ शरीर छोड़ा। उनको उनके एक परिचित डॉक्टर है बॉम्बे में, वो दादा यहाँ मधुबन में थे और उनको वो डॉक्टर का ईमेल आया, डॉक्टर के ईमेल आईडी से ही, क्योंकि वो उनका ऑडिट करते थे तो उनका ईमेल आईडी तो उनके पास था ही सेव किया हुआ। उससे आया कि मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पर फंस गया हूं और 1,40,000 मुझे अर्जेंट भेजो, नहीं तो ये लोग मुझे जेल में डाल रहे, मैं कभी निकल नहीं सकूंगा सिंगापुर जेल से, मुझे अर्जेंट भेजो। उन्होंने सोचा अरे ये तो अपना अच्छा डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर है, फंस गया बेचारा। तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया 1,40,000, वो जो ईमेल में बैंक डिटेल दिया हुआ था उसमें ट्रांसफर कर दिया। बात पूरी हो गई। 10 दिन बाद उन्होंने फोन किया वो डॉक्टर को, अभी ठीक हो आप, आ गए ठीक से? डॉक्टर बोले ठीक हो, आ गए ठीक से। मैं तो कहाँ गया था तो आ गए। बोले आप सिंगापुर गए थे ना? मैं तो कोई सिंगापुर नहीं गया। अरे आपने ईमेल भेजा ना, आप सिंगापुर एयरपोर्ट पे फंस गए थे। और भाई मैं सिंगापुर ही नहीं गया तो फंस कहाँ से गया? ये देखो आपका ईमेल एड्रेस से मुझे ईमेल आया है और मैंने तो 1,40,000 आपको ट्रांसफर किया है। उन्होंने कहा देखो मेरा ईमेल किसी ने हैक कर लिया था तो उसने सबको ईमेल भेजे हैं, तो आपको भेजा है मुझे पता नहीं कि आपको भी ईमेल भेज दिया उसने।
तो मतलब परिचित से भी ऐसी कोई बात हो तो अपने सोर्स से उसको कंफर्म करने का, मतलब और ये हकीकत है, और नहीं करोगे तो कभी न कभी फंस जाओगे। इतना फ्रॉड का जाल बिछ चुका है कि कब फंस जाएंगे वो पता ही नहीं है। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। और एक और बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि कोई आपको ये कहता है कि हम आपको पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, 2000, 5000, 10,000 ऐसी ऑफर करता है कि हम आपके गूगल पे में, फोन पे में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप मुझे फलाना नंबर बताइए या फलानी चीज बताइए। इसका मतलब भी फ्रॉड है। जिसको पैसा ट्रांसफर करना है उसको कोई चीज देने की जरूरत ही नहीं है, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ना ओटीपी चाहिए उसको, ना पिन चाहिए, ना कुछ चाहिए। वो मांग रहे हैं, इसका मतलब भी फ्रॉड है, क्योंकि पैसा ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। नंबर तो आपका है ही है उसके पास, तब तो उसने मैसेज दिया या फोन किया है, बस उसी पे पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें कि कोई आपसे डिटेल मांग रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, तो वो आपको नहीं देना है। और अपना फोन किसी को नहीं देना है यूज करने को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपना फोन किसी को यूज करने नहीं देना है। अगर आपने किसी को भी फोन यूज करने को दिया, वो एक छोटा सा अंदर मालवेयर डाल देगा या कुछ अंदर सॉफ्टवेयर डाल देगा, तो आपका फोन का मिरर इमेज उसके पास हो जाएगा। आप जिसको मैसेज करेंगे उसको दिखाई देगा, आप जिसको फोन करेंगे उसको सुनाई देगा, आप जो रिकॉर्डिंग करेंगे उसको वहां सब सुनाई देगा। इसलिए अपना फोन किसी को भी यूज करने के लिए नहीं देना चाहिए। दूसरा, अपना सेविंग अकाउंट में कम बैलेंस रखना चाहिए, एफडी खाते, एफडी बना देनी चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रॉड में पैसा जाता है ना, ये सेविंग अकाउंट से जाता है। एफडी बनी हुई होगी तो पैसा जाने की संभावना कम रहेगी। जब तक कि आप बैंक में जाके एफडी तुड़वा के ये नहीं करेंगे, तब तक वो पैसा नहीं जाएगा। लेकिन सेविंग में से तुरंत ही चला जाएगा। तो सेविंग में ज्यादा पैसा नहीं रखें, एफडी बना लें, एफडी का ये पैसा करें। और किसी भी प्रकार से संदेह हो तो अपना कोई जानकार व्यक्ति है जो इस मामले में आप समझते हैं कि भाई हाँ उसको अच्छी जानकारी है, तो उससे बात करें। हर किसी से आप बात करेंगे तो और आपको मिसगाइड कर देंगे, तो और आप जो है वो फंस जाएंगे। और ये गूगल में कभी भी हेल्पलाइन नंबर ढूंढे नहीं, ये याद रखें। गूगल में कोई भी हेल्पलाइन नंबर वगैरह वगैरह ढूंढ के काम नहीं करे। अभी तो कितनी वेबसाइट है जो सस्ती चीजें बेच रही है, वो सस्ती चीजें बेचने के चक्कर में बहुत सा पैसा लूट लेती है। आपकी बैंक डिटेल, ऑनलाइन सारी डिटेल उसमें ले लेती है और फिर वो फ्रॉड कर लेती है आपके साथ। तो वो सस्ती चीजें जो बहुत अच्छी वेबसाइट, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ऐसी जो बहुत वेल नोन है, उसी पर जाकर ये खरीदी करनी है ऑनलाइन। बाकियों पर नहीं करें, नहीं तो धोखाधड़ी होने की पूरी संभावना रहती है। और अपने बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर आप चेक करते रहें। आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर सेव किया हुआ होता है, कोई भी नंबर आप रजिस्टर करते हैं। फ्रॉड वाले उस बैंक, इवन बैंक के एम्प्लॉइज ही वो नंबर चेंज कर देते हैं और आपको मैसेज भी नहीं आने बंद हो जाएंगे। आप सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, मैसेज आ रहे हैं तो, लेकिन वो बैंक अकाउंट खाली कर देगा, क्योंकि ओटीपी उसके मैसेज पर जाने लग जाएगा। तो अगर बैंक अकाउंट के मैसेज आने बंद हो गए हो तो तुरंत बैंक में संपर्क करें कि मुझे मैसेज क्यों बंद हो गए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और अपने बैंक अकाउंट में महीने 2 महीने में एक छोटा मोटा ट्रांजैक्शन अवश्य करें। कुछ जमा करे या निकाले तो एसएमएस आ रहे हैं कि नहीं आपको पता चले, नहीं तो वो भी कोई खाली कर लेगा, पता नहीं चलेगा। आजकल एक और नया प्रॉब्लम हो गया, आजकल सिम कार्ड किसी को लेना होता है तो बहुत से लोग वो लारी लेके या ऐसा गल्ला लेके बैठते हैं, फ्री सिम कार्ड देते हैं, फ्री सिम कार्ड ले लो। आप सोचते हैं फ्री सिम कार्ड ले लो, एयरटेल, जियो, किसी का भी फ्री सिम कार्ड ले लेते हैं। वो सिम कार्ड में पहले से वो सेटिंग करके रखते हैं, जैसे ही आपके मोबाइल में वो सिम कार्ड डाला वो हैक कर लेते हैं फोन को, तो फ्री के चक्कर में आपका सब चला जाता है। और अगर आपका पुराना मोबाइल है, आप किसी को बेचो नहीं, याद रखो आप। और
नहीं तो लोग क्या करेंगे, 1,000 रुपये की भी वैल्यू नहीं होगी मोबाइल की, वो आपको 5,000 देने को तैयार हो जाएंगे, 2,000 देने को तैयार हो जाएंगे। आप सोचेंगे अरे अच्छा पैसा आ रहा है, बेच दो। वो आपका डेटा उसमें से रिकवर यूज करके फ्रॉड करेगा। अगर आपको बेचना भी है या डिस्ट्रॉय भी करना है तो पहले फैक्ट्री सेटअप करके, एक बार नहीं लगभग 6-7 बार फैक्ट्री सेटअप करो आप, तो उसका डेटा जो है वो क्लीन होगा। उसके बाद भी अगर कोई पहचान वाला है डेटा क्लीन करने वाला तो उससे डेटा क्लीन करवाओ, उसके बाद ही अपना मोबाइल किसी को आप बेचो, नहीं तो मोबाइल नहीं बेचो, नहीं तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। मतलब बहुत चीजें हैं ऐसी। और व्हाट्सएप में जो मैंने बताया कि वीडियो कॉल करके करते, तो व्हाट्सएप में सेटिंग में ऐसा है जिसमें आप अननोन नंबर से वीडियो कॉल बंद कर सकते हो, कि कोई भी अननोन नंबर वाला आपको वीडियो कॉल नहीं कर सकता है। तो आप चाहे तो वो सेटिंग ऑन कर लेवे ताकि कोई अननोन नंबर आपको वीडियो कॉल नहीं करे। तो ये तो हो गया कि सावधानी रखेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन सावधानी रखने के बाद भी धोखाधड़ी रखी और फिर भी धोखाधड़ी हो गई। अब क्या करें? एक बहन का मुझे फोन आया रात को 10:30 पौने 11 बजे, भाई साहब बड़ा नुकसान हो गया। इनका क्या हुआ? तो कि नुकसान, पैसा चला गया। कितना गया? 17.5 लाख गया। अच्छा, कैसे गया? तो कि वो टेलीग्राम में एक मैसेज आया था कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करो और आप हमारी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम की पोस्ट लाइक करो तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो उसने सोचा ये तो सरल है, लाइक ही करना है, खाली बटन ही दबाना है और कुछ नहीं करना है। तो लाइक किया उसने 100 पोस्ट, तो 5,000 रुपया आ गया उसके खाते में। तो खुश हो गई कि अरे 5,000 आ गया। फिर उसने कहा कि आप इसमें अगर इस स्कीम में जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा आएगा। ऐसे ऐसे उसको वो पैसा भेजता गया। फिर आगे कहा कि अगर आपको ज़्यादा पैसा लेना है तो आप हमारे प्रीमियम मेंबर बन जाओ, हमारे ग्रुप में प्रीमियम मेंबर की इतनी डिपॉजिट है, आप बन जाएंगे तो आपको फिर इस रेट से पैसा आएगा। तो उसने डिपॉजिट दिया अपने पास से और प्रीमियम मेंबर बन गई और फिर पैसा लेने लगी। फिर उसने कहा आपको, और उसको समझ में आ गया कि इस बहन को पैसे की जरूरत है। फिर पैसे की जरूरत किसको नहीं होती, जितना है उतना तो हमेशा ही कम पड़ता है। तो फिर उसने कहा कि आप क्रिप्टो करेंसी कर लो तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। अब क्रिप्टो करेंसी एक पूरा अलग ही सब्जेक्ट है, वो कभी आपको बताएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में आके उसने वो काम शुरू कर दिया, वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो 17,60,000 रुपया गया उसका। फिर उसने कहा अगर आपको ये पैसा वापस लेना है तो आप 18 लाख की डिपॉजिट हमारे पास रखो इस स्कीम में, तो हम आपको ये 17,60,000 भी आपको वापस मिल जाएगा और वो 18 भी वापस मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले वो मेंबर बनना पड़ेगा। अब उसके पास पैसा था नहीं और उसको समझ में आ गई कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो मुझे 10:30 पौने 11 फ़ोन किया। मैंने कहा बहन ऐसे कि मेरे भाई के भी पैसे थे, मेरे भी थे, सब खाली कर दिया मैंने कहा आप लास्ट कब हुआ? तो कि अभी 3 घंटे पहले ही 4 लाख ट्रांसफ़र किए। तो हमने कहा सबसे पहले अगर फ्रॉड होता है तो 1930 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है उसका, साइबर क्राइम का, तुरंत उनको फोन करने का 1930 पर। तो वो ऑनलाइन आपकी जो भी फ्रॉड होगा तो वो लेंगे। कई बार तो वो बिजी आता है, फिर भी सरकार की ओर से वो नंबर दिया हुआ है 1930, उस पर करने का। दूसरा, एक साइबर क्राइम का पोर्टल है, उस पे ऑनलाइन जाके जो है वो बुक करना पड़ता है। मैं अवतार भाई जी को, सुशील भाई जी को ये भेज दूंगा, तो उसमें वो लिंक दी हुई है। तो उस पर जाकर ऑनलाइन में बुक करने का, अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर करने की। और ये जितना जल्दी हो सके उतना करें, क्योंकि 24 घंटा निकल गया उसके बाद मिलने की संभावना ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। 24 घंटे के अंदर भी करो तो 2-3% मिलने की संभावना होती है। वो आप लक्की नंबर आपका आएगा कि नहीं 2-3% में, वो किस्मत जाने, लेकिन 2-3% ही कोई संभावना होती है कि वो बहन को मैंने रात को 2 बजे तक फ़ोन पर गाइड करके ये सारे वो करवाए, ऑनलाइन कंप्लेंट बुक करवाई। फिर एक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI
अगर फोन पे, गूगल पे, ऐसे यूपीआई से अगर पैसा जाता है तो फिर इसमें आप एनपीसीआई में आप रजिस्टर करेंगे तो वो पैसा देने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि वो पैसा वापस दिलाएगा। अब वो बहन को जब किया ना तो सब जगह कंप्लेंट बुक करा ली। फिर थोड़े दिन बाद में उनको पूछा कि भाई क्या हुआ, कुछ कंप्लेंट बुक किया? हाँ भाई साहब, वो कोर्ट ऑर्डर आ गया है और 90% पैसा वापस मिल जाएगा। मैं भी बहुत खुश हो गया कि चलो मेहनत की तो 90% तो वापस मिल जाएगा, 10% चलो समझे कि सीखने की कॉस्ट हमने फीस चुकाई, बाकी तो मिल जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद फ़ोन किया कि क्या हुआ, पैसा आया? तो भाई साहब 50,000 रुपये आया अभी तक। तो मैंने कहा क्यों? कि वो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने 200 के साथ फ्रॉड किया था, तो जब उसकी कंप्लेंट हुई तो उसका बैंक अकाउंट सीज किया, उसमें जो पैसा था तो जो पहले जिसने कंप्लेंट बुक कराई उसको पहला पैसा दे रहे हैं। तो ऐसा करके जब मेरा नंबर आया तब तक 50,000 बचा था उसके खाते में, तो ये 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में आया। फिर हमने और भी उसको पुलिस कंप्लेंट भी किया, वो सब किया। तो एनीवे पैसा आने की संभावना कम ही होती है, फिर भी हमको कंप्लेंट जरूर बुक करनी चाहिए। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट वो फ्रीज करवा दीजिए उसी समय जब धोखाधड़ी हुई है। बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो तुरंत आप फ्रीज करवा देवे, एटीएम कार्ड, ताकि और भी धोखाधड़ी ज़्यादा नहीं हो। तो ये उस पर एनपीसीआई पर भी जो है आप कंप्लेंट अवश्य बुक करावें, और निकटतम पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम का अलग आजकल डेस्क रहता है, तो वहाँ पर भी ये कंप्लेंट करानी ज़रूरी है ताकि कुछ भी मिलने की संभावना है तो उससे मिल सके। और व्हाट्सएप में वो सेटिंग्स होता है कि जिससे आप अननोन पर्सन के वीडियो कॉल को ब्लॉक कर सकते हो, तो वो सेटअप अपना करके रखें ताकि कोई भी अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल नहीं कर सके, तो वो पूरा बंद कर लो। और सलाह लें तो किसी परिचित व्यक्ति से आप सलाह लें, अननोन व्यक्ति से ऐसे ही आप सलाह नहीं लें। हाँ, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपके मोबाइल में जो इंटरनेट की सुविधा है, चाहे वाईफाई के द्वारा चाहे मोबाइल डेटा के द्वारा, वो आप बंद रखें। जब मैसेज चेक करना हो तभी उसको चालू करें, नहीं तो अगर इंटरनेट सदा उसमें चालू रहेगा तो हैक होने की, कॉपी होने की वो संभावनाएं बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए अपना मोबाइल डेटा या वाईफाई बंद रखें। जब आपको कोई मैसेज भेजना है, देखना है, उस समय आप चालू करें, उसके अलावा आप चालू नहीं करें। तो मेरी तो बहुत शुभ भावना, शुभकामना है कि आप सभी सदा इस धोखाधड़ी से बचे रहें, सदा सेफ रहें। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। हाँ, वो किसी की ऐसी आवाज में जो है, और वो आपके फोन से पता कर लेंगे कि आप किस किस को फोन करते हो, कौन आपके फ्रेंड है या रिलेटिव है, वो उसी को जाके पकड़ेंगे। वही भाई बोल रहे हैं। हाँ जी, वो फोन नहीं लेना है। ये सस्पेक्टेड स्पैम 1 दिसंबर से कंपलसरी हो गया है। भारत, जब ये इतनी शिकायतें बढ़ गई तो भारत सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनीज को कंपलसरी कर दिया है कि आप जितने भी ये सस्पेक्टेड स्कैम वाले जो होते हैं, स्पैम वाले फोन होते हैं, आप अब सबको बताएंगे, और नहीं है तो अपना सर्विस बंद कर दो, आप फोन ही बंद कर दो। अभी मेहनत करके वो सब नंबर निकाल रही हैं, और जो जो नंबर स्पैम वाले लगते हैं वो बताते हैं। तो ऐसे सस्पेक्टेड स्पैम वाले का नंबर आपको उठाना ही नहीं है, सीधा ब्लॉक ही कर देना है। ये सुविधा अभी 1 दिसंबर से ही शुरू हुई है जी। आपको बताया, अगर हम इंटरनेट पर हैं तो हमारी डिटेल समझो आप दुनिया के पास है, सारी चीजें। उसके अलावा आप अपना आधार कार्ड भी देते हो,
बैंक अकाउंट खुलाने के लिए देते हो, सिम कार्ड करने के लिए देते हो, आपका हर डेटा बिक्री होता है, हर डेटा बिक्री होता है। 5,000 10,000 रुपये में 2-5 लाख रुपये डेटा, 2-5 लाख डेटा मिल जाता है, और उसी डेटा के आधार पर वो काम। तो ये थोड़ा रहता है यहां पर। खाली बैंक नहीं, कहीं से भी जाती है वो इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। अवतार भाई जी ने खास याद किया तो सबसे मिलने का सौभाग्य मिल गया, बहुत बहुत थैंक्स। फिर भी इस बारे में किसी को कभी कुछ पूछना हो, जानना हो, या ऐसी कोई बात हो रही हो और आपको कुछ क्लेरिफिकेशन लेना हो तो आप मुझे कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक हो जाएगा आपका, अननोन से आएगा, इसलिए आपको पहले मैसेज करना पड़ेगा मुझे मेरे नंबर पर, बाकी फ़ोन नहीं कर सकेंगे। फिर भी लिख लीजिए नंबर 88 49 4848 43। ओके, ओम शांति। थैंक यू।